वेलकम टू छत्तीसगढ़ सर्कल किस। मैं आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको छत्तीसगढ़ की मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताऊंगा। छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास भारत के अन्य राज्यों तथा भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है के सदृश बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भी हम लोगों को बहुत सारे वंश के बारे में जानने को मिलेगा, उनकी प्रशासन व्यवस्था और अन्य जानकारियाँ मिलेंगी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत सारे वंश के बारे में एक एक जानकारी देखेंगे और ये जो वीडियो लेक्चर है कम्प्लीटली CGPSC और CG व्यापम के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा टाइम दीजिए और पूरे वीडियो लेक्चर को देखिए। इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हों वो बन जाएंगे और मे भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। मैं इससे रिलेटेड छत्तीसगढ़ के इतिहास से जो संबंधित एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। वो हमारा छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्यकालीन इतिहास। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी वंश एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि कलचुरी वंश जो है ये ऐसा वंश है जो छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है। ठीक है, तो इसके देखते हैं कि ये छत्तीसगढ़ में कैसे आए, कब आए, वास्तविक इनकी सत्ता कब छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ, कब तक शासन किए और कौन कौन यहाँ पे इस राजवंश में कौन कौन जो है शासक हुए। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए, कोकल प्रथम एक शासक थे कलचुरी वंश का। उन्होंने अपने पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय को, जिन्हें मुग्धतुंग के नाम से जाना जाता है, को यहाँ पे भेजा। ठीक है, और शंकरगढ़ द्वितीय आया और छत्तीसगढ़ का जो पाली क्षेत्र है वहाँ पे अपना अधिकार भी स्थापित कर लिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि 950 ईस्वी के आसपास सोमवंशी शासकों ने उस पाली वाले क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि कोकल प्रथम का पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को कुछ समय के लिए क्या किया, अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन 950 ईस्वी के आसपास सोमवंश के शासकों ने उस अधिकार को छीन लिया और अपने अंदर पाली क्षेत्र को ले लिया। तो ये जो है कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ में आना हुआ, कुछ टाइम तक अधिकार हो, लेकिन परमानेंट यहाँ पे इनका कुछ अधिकार क्षेत्र नहीं रह पाया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे। कालांतर में क्या हुआ, त्रिपुरी के शासक थे कौन, लक्ष्मण राज, उनका पुत्र कलिंगराज। ठीक है, कलिंगराज यहाँ पर क्या है, अपना वास्तविक सत्ता स्थापित करने में सफल रही। ठीक है, तो कालांतर में त्रिपुरी के शासक लक्ष्मण राज ने अपने पुत्र कलिंगराज के नेतृत्व में सेना भेजकर यहाँ कलचुरियों की वास्तविक सत्ता स्थापित की और जो त्रिपुरी की लहुरी शाखा के शासक थे। ठीक है, और ये जो त्रिपुरी की लहुरी शाखा, देखिए त्रिपुरियों के बहुत सारे शाखा आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकता है कि कौन शासक थे, लक्ष्मण राज, उनका पुत्र था क्या है, कलिंगराज। ठीक है, और वो आए यहाँ पे और उन्होंने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की वास्तविक सत्ता स्थापित की। देखते हैं थोड़ा सा और इसके इतिहास के बारे में, है ना। आगे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कलचुरी वंश को पहले क्या कहा जाता था, हैहय वंश के नाम से जाना जाता था। यह नाम इस वंश के राजा यदु हैहय के बाद दिया गया। हैहय वंश के राजा महिष्मान के नाम के आधार पर महिष्मती हैहय वंश की राजधानी बनी, जो बाद में त्रिपुरी कहलाए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। पहले क्या है, कलचुरी वंश को किस नाम से जाना जाता था, हैहय वंश के नाम से जाना जाता था। ये हैहय वंश क्यों बोला गया, क्योंकि कलचुरी वंश में ना एक राजा हुआ करते थे यदु हैहय, उन्हीं के नाम के
बाद ही उन्हीं के नाम के आधार पर कलचुरी वंश को है वंश कहा गया। ठीक है। इसी है वंश में एक राजा थे महिष्मान। उन्होंने एक नगर बसाया। उन्होंने उसको क्या है महिष्मती नगर कहा, और महिष्मती नगर को ही बाद में त्रिपुरी के नाम से जाना गया। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ अपने को मिलता है, महिष्मान ने महिष्मती नगर बसाया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो, त्रिपुरी राजवंश को और नामों से जाना जाता है, त्रिपुरी राजवंश, कलचुरी राजवंश और हैहवंशी राजवंश, तीनों नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। ये जो त्रिपुरी राजवंश है वो राजपूत आधारित वंश था। त्रिपुरी राजवंश के जो राजा थे वो स्वयं को क्या कहते थे, हैहवंशी कहते थे। ठीक है। और त्रिपुरी राजवंश दो शाखाओं में विभाजित था, एक है लहुरी शाखा और एक है कलचुरी शाखा। लहुरी शाखा वाले छत्तीसगढ़ में पहले आए और कलचुरी शाखा वाले छत्तीसगढ़ में बाद में आए। ठीक है, ये जो शाखाएं हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलिंग राज कलचुरी शासक थे, ने 1000 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना की। कलिंग राज किसके पुत्र थे, कमल राज के पुत्र थे, है ना, और जिन्होंने वास्तविक सत्ता स्थापित की इसके पहले मैं बता चुका हूँ। तो कलिंग राज कलचुरी शासक थे और उन्होंने 1000 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना की। कलचुरी वंश की स्थापना की तथा तुम्माड़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। रखना, ऐसा कौन से शासक थे जो तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाए थे, तो कलिंग राज। ठीक है, और कलिंग राज कलचुरी शासक थे। इन्होंने कलचुरी वंश की जो है स्थापना कब की, तो 1000 ईस्वी में स्थापना की। ठीक है, साथ ही चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का भी निर्माण कराया। तो दो तीन चीज़ें आपको कलिंग राज के बारे में जानना है। कलिंग राज जो है वास्तविक संस्थापक हैं और इन्होंने तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई, और चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी का निर्माण भी कलिंग राज ने कराया। आगे हम लोग देखते हैं, 1000 से 1741 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। कौन, कलचुरी वंश। तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला वंश यही है, कौन, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के जो राजा थे या वंश के और जो है थे वो शिव भक्त के अनुयायी थे। कलचुरी वंश के शासक और कलचुरी वंश के अन्य जो भी थे वो शिव भक्त के अनुयायी थे। इनकी कुल देवी गजलक्ष्मी थी। तो दो चीजें हैं, कुल देवी कौन थी, गजलक्ष्मी थी। किस ये जो वंश है कलचुरी वंश किसके अनुयायी थे, तो शिव भक्त थे, है ना, भगवान शिव के अनुयायी थे। आगे देखते हैं हम लोग। कल छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की दो शाखाएं थी, एक था रतनपुर शाखा और एक था रायपुर शाखा। ठीक है, ये जो रतनपुर शाखा था, है ना, इसमें कोकल देव प्रथम 850 से 890 ईस्वी तक रतनपुर शाखा के पहले शासक बने। ठीक है, पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की कितनी शाखाएं थी, दो शाखाएं थी। पहले शाखा रतनपुर था, दूसरा शाखा रायपुर था। जो रतनपुर शाखा था उसके प्रथम शासक कौन थे, तो कोकल देव प्रथम थे। कब तक शासन किए, 850 से 890 तक। फिर देखते हैं कि जो कोकल देव प्रथम ने प्रतिहार के राजा भोज को हराया था, और ये जो रतनपुर की शाखा था, है ना, उसके बारे में और एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि 10वीं सदी से 14वीं सदी तक छत्तीसगढ़ में यही शाखा थी। इसके बाद इस शाखा का विभाजन हो गया और रतनपुर शाखा तो था ही, एक रायपुर शाखा नया जन्म हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, कलचुरी वंश में कितने शासक थे उनको याद करना है, तो मैंने एक ट्रिक बताया है। देखिए, कलिंगराज R1 P1 J1, कलिंगराज R1 P1 J1। उसके बाद देखेंगे R2 P2 J2। उसके बाद देखेंगे तो बाहर, कल्याण, तखत, राज और रघु। तो कलिंगराज R1 का मतलब है रत्नदेव प्रथम,
P1 का मतलब है पृथ्वीदेव प्रथम, J1 का मतलब है जाजल्लदेव प्रथम, R2 का मतलब है रत्नदेव द्वितीय, P2 का मतलब है पृथ्वीदेव द्वितीय और J2 का मतलब है जाजल्लदेव द्वितीय। बहारेंद्र साय, कल्याण साय, तखत सिंह और राज सिंह और रघुनाथ सिंह इतने शासक थे। अब एक एक इन शासकों के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, इन शासकों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कलिंग राज, देखिए कलिंग राज के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो इनका शासनकाल जो है 1000 से लेकर के 1020 तक चला। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के प्रथम शासक थे। प्रथम शासक होने के साथ साथ कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ में संस्थापक भी थे। तुमाड़ को राजधानी बनाई तथा कलचुरी वंश की छत्तीसगढ़ तुमाड़ की राजधानी बनाई और ये जो तुमाड़ है छत्तीसगढ़ का प्रथम राजधानी भी था। प्रथम राजधानी होने का इसको गौरव प्राप्त है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सीधे रत्नदेव प्रथम। और रत्नदेव प्रथम को हम लोग क्या बोले हैं, शॉर्ट ट्रिक में R1 बोले हैं। इनका शासनकाल 1045 से लेकर के 1065 तक था। ठीक है, R1 ने 1050 में रतनपुर नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी भी बनाई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रतनपुर किसने बसाया, तो रत्नदेव प्रथम ने, और इसको राजधानी भी बनाई। अब देखते हैं रतनपुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहले है रत्नदेव प्रथम ने इसे कुबेरपुर की संज्ञा दी। 11वीं सदी में रत्नदेव प्रथम ने महामाया मंदिर का निर्माण भी कराया। कहाँ पे, रतनपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं कि रत्नदेव प्रथम ने तालाबों की नगरी के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। किसको, रतनपुर को। तो तालाबों की नगरी या टंकियों के शहर के रूप में प्रसिद्धि जो मिला है किसको, रतनपुर को, वो किनके कारण मिला है, वो रत्नदेव प्रथम के कारण मिला है। आगे देखते हैं, तुमाड़ राजधानी थी किसकी, कलचुरी वंश की। यहाँ से कौन कौन शासक ने शासन किया, तो कलिंग राज, कमल राज और रत्नराज, ये तीनों जो शासक थे उन्होंने तुमाड़ से क्या की, उस राजधानी से उन्होंने शासन किया। फिर देखो, R1 ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तीनों ने, किसने, कलिंग राज, कमल राज या रत्नराज, या R1 ने, 3 शासक थे, उन्होंने शासन किया। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि R1 ने राजधानी कहाँ से, ये थोड़ा सा है कि इन्होंने ट्रांसफर कराया था, रतनपुर से रायपुर जो है स्थानांतरित कराया था। ये क्वेश्चन आता है तो देख लेना। यहाँ थोड़ा सा मैं चेक करके बाद में इसको अपलोड कर दूंगा कि इन्होंने राजधानी तो बनाई थी, उसके बाद इन्होंने ट्रांसफर भी कराया था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, इसको बाद में मैं करेक्ट कर लूंगा होगा तो। अब देखेंगे R1 तुमाड़ से शासन करने वाला कौन था, अंतिम शासक था। तुमाड़ से शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था, तो रत्नदेव प्रथम थे। आगे देखते हैं, रत्नदेव प्रथम ने कोरोमंडल अधिपति वज्जुक या वज्जू शर्मा की कन्या नोनल्ला से विवाह किया था। और जो वज्जुक थे या वज्जू शर्मा की कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, जिसके कारण उत्तर पूर्व बिलासपुर वाला जो क्षेत्र है वो रत्नदेव प्रथम को प्राप्त हो गया था। अर्थात जो पेंड्रा वाला, उत्तर पूर्व बिलासपुर अर्थात पेंड्रा वाला क्षेत्र जो है रत्नदेव प्रथम को मिल गया। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। में देखिए, छत्तीसगढ़ कलचुरियों की राजधानी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो कलचुरियों की अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्या है, राजधानियां बनी हुई थी। देखो, तुमाड़ प्रथम राजधानी बनी, किसने बनाया इसको, कलिंग राज ने। रत्नपुर भी राजधानी बनाया, इसको राजधानी किसने बनाया, रत्नदेव प्रथम ने। छुरी कोसगई जो रायपुर में है, इसको भी
कलचुरी वंश की राजधानी बनाया गया और बनाया किसने था? बहारेंद्र शाह ने। देखिए, पाली का संबंध कलचुरी वंश के शासकों से है, लेकिन पाली को कभी भी कलचुरी वंश के किसी भी शासक ने राजधानी नहीं बनाया। ठीक है, पाली बाणवंशी शासकों की राजधानी, पाली बाणवंशी शासकों की राजधानी थी। ठीक है, तो कई भी ऐसा पूछ सकता है कि पाली का कलचुरी वंश के शासकों से संबंध था। हाँ, बिल्कुल था, लेकिन उन्होंने इसको कभी राजधानी नहीं बनाया। आगे देखते हैं, रत्नपुर के कई नाम हैं। ठीक है, क्या क्या है? पहले देखते हैं कि कौन से कालखंड में, सतयुग में उसे क्या कहा गया? सतयुग में मणिपुर कहा गया। और त्रेता युग में उसे क्या कहा गया? तो त्रेता युग में इसको मणिकपुर कहा गया। द्वापर युग में इसे क्या कहा गया? तो द्वापर युग में उसे हीरापुर कहा गया। महाभारत काल में इसे क्या कहा गया? तो महाभारत काल में इसको मणिपुर कहा गया। कलचुरी काल में इसे कुबेरपुर या रत्नपुर की संज्ञा दी गई। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में इसको रतनपुर कहा जाता है। अन्य इसके और नाम हैं, जैसे इसे चतुर्युगी पुरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, रत्नपुर का प्राचीन नाम मणिपुर था। क्या था? मणिपुर था। यह नगर 5 खंडों में विभाजित था। कौन कौन सा? तुमनखोल, नलखोल, देवीखोल, भैरमखोल और वराहखोल। उपरोक्त सभी खंड आज पुरातात्विक पर्यटन स्थल केंद्र के रूप में रतनपुर में स्थित है। मतलब अभी भी आप रतनपुर वगैरह जाएंगे तो ये आपको पुरातात्विक पर्यटन केंद्र के रूप में मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए। अगर क्वेश्चन आता है मंदिरों की नगरी, तो आप आरंग को टिक लगाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ रहा है मंदिरों तथा तालाबों, सरोवरों की नगरी, ऐसा करके, तो आप लोग रतनपुर को टिक करेंगे। आगे चलते हैं, महामाया मंदिर में भारत पर बनी सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह स्थल है, जिसे रतनपुर के चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है। आगे और देखते हैं, कुछ चीजें और बोला गया है। रतनपुर मंदिर, रतनपुर मंदिर मतलब महामाया मंदिर के पास स्थित किला को रतनपुर का किला या क्या कहा जाता है? गज किला कहा जाता है। इसका निर्माण किसने कराया था भाई? गज किला का निर्माण किसने कराया था? तो रत्नदेव प्रथम ने कराया था। इस किले के सिम्हा या सिंह द्वार के पास एक तरफ की दीवार में रावण शिवलिंग पर अपने सिर अर्पित करता हुआ प्रतिमा है वहां पे। ठीक है, ये किला के पास सिम्हा द्वार है, उसके पास ये सब चीजें बनी हुई हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग देख लेना। आगे देखते हैं, पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जिसको हम लोग क्या बोले हैं? P1। ठीक है, अब देखते हैं, चैतुरगढ़ किले का निर्माण कराया किसने? P1 ने क्या कराया? चैतुरगढ़ किले का निर्माण कराया। इस चैतुरगढ़ किले को लाफागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है, और यह कहां पे है? कोरबा में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में यह है कि इन्होंने सकल कोसलाधिपति एवं प्रचंड कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 21,000 गांवों का स्वामी थे ये। और इसके बारे में कहां से जानकारी मिलता है? तो अमोदा ताम्रपत्र है, वहां से इसके बारे में जानकारी मिलता है। तुम्माड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया किसने? पृथ्वीदेव प्रथम ने तुम्माड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। आगे देखते हैं, जो महत्वपूर्ण शासक हैं यहाँ पे, जाजलदेव प्रथम, जिन्हें हम क्या है? जेवन के नाम से जानते हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। देखिए,
क्या है? जेवन ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर सपरिवार बंदी बना लिया, किंतु सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी की सिफारिश पर जेवन ने उन्हें छोड़ दिया। पराजित तो किया था, पूरे परिवार को बंदी भी बना लिया, लेकिन उनकी जो माता थी गुंड महादेवी, उन्होंने सिफारिश किया और जिसके आधार पे जाजल देव प्रथम ने उन्होंने क्या है, उनको छोड़ दिया। जेवन ने जाजल्यपुर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में जांजगीर शहर के नाम से जाना जाता है। तो जांजगीर शहर किसने बसाया? तो जाजल्लदेव प्रथम ने। इसका पुराना नाम क्या है? जाजल्लपुर। जांजगीर शहर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसके बाद जैसे जाजल्लदेव प्रथम त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार करते हैं, तो इसके बाद जो भी शासक आएंगे ना, तो उन पे कई बार त्रिपुरी के जो शासक थे कई बार अटैक करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो लोग असफल हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से इन्होंने त्रिपुरी की अधीनता अस्वीकार कर दी है। तो इसके चलते वो कई बार अटैक भी करते हैं, बाद में आएंगे जो शासक उन पर। जेवन जाजल्लदेव प्रथम ने स्वर्ण सिक्के चलाए। ठीक है, स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिसमें श्रीमद जाजल्लदेव गर्ज शार्दुल चित्रित अंकित करवाया। आगे देखते हैं। जेवन ने बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर, जो कि कोरबा में है, का जीर्णोद्धार कराया। निर्माण नहीं, उसका जीर्णोद्धार कराया। जेवन गोरखनाथ का शिष्य था। जो जाजल्लदेव प्रथम थे वो गोरखनाथ के शिष्य थे। आगे देखते हैं। रत्नदेव द्वितीय, जिसे हम लोग R2 के नाम से जानते हैं। देखिए R2, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में भी है। त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया। मैंने बोला था जो जाजल्लदेव प्रथम है वो त्रिपुरी की अधीनता अस्वीकार करेंगे। अधीनता अस्वीकार करने के चलते त्रिपुरी के शासक जो है बार बार कल्चुरी जो छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे हैं इस टाइम पे, उन पे अटैक करेंगे। तो R2 जैसे शासक बने तो त्रिपुरी के शासक कौन थे? गयाकर्ण ने आक्रमण को त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण ने आक्रमण किया और R2 ने उसको क्या किया? उसको विफल कर दिया। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ पे? खरौद में। खरौद में जो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ है वो R2 ने कराया। ओडिशा के गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोड़गंग को शिवरी नारायण के समीप पराजित किया। आगे देखते हैं। बंगाल के गोंड राजाओं को पराजित किया। बंगाल के जो गोंड राजा थे उनको भी पराजित किया। फिर इन्होंने भंज राजाओं की राजधानी खिजिंग पर आक्रमण कर वहां के राजा हरवोहू को पराजित किया। देखिए ये बहुत प्रतापी राजा थे। यहाँ पे 3 राजाओं को पराजित करने का बात बताया गया। पहला है उड़ीसा के गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोड़गंग को उन्होंने शिवरी नारायण के समीप पराजित किया। उसके बाद बंगाल के जो गोंड राजाओं थे उनको भी पराजित किया। फिर भंज राजाओं की राजधानी खिजिंग पर आक्रमण किया और वहां के राजा हरवोहू को भी पराजित किया। आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राजा हैं वो है पृथ्वीदेव द्वितीय, जिसको हम लोग P2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, P2। अब देखते हैं P2 के बारे में क्या क्या दिया गया है। P2 के बारे में ये बोला गया है, P2 के सेनापति जगतपाल ने नल वंशीय शासक विलासतुंग द्वारा निर्मित राजीव में राजीव लोचन मंदिर। तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विलासतुंग ने कराया था। ये किस वंश के थे? नल वंश के थे। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं। कई बार इसको मैच द कॉलम वाले में क्वेश्चन आया हुआ है किस। तो विलासतुंग नल वंशी शासक हैं। उन्होंने राजीव में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया, किंतु इनका जीर्णोद्धार जो है जगतपाल ने कराया था, जो सेनापति थे किसके? P2 की।
आगे देखते हैं, पीटू के शासनकाल के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या 13 है। मतलब सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं किसके? पीटू के। और इनका नंबर जो है, अभिलेखों की नंबर क्या है? 13 है। आगे देखते हैं, जाजलवदे द्वितीय, जिसको किस नाम से जाना जाता है? J2 के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया, देखिए। त्रिपुरी के शासक जय सिंह के आक्रमण को क्या किया? विफल किया, और विफल करने के साथ साथ उन्हें पराजित भी कर दिया। आगे देखते हैं भाई, बहारेंद्र शाह, जिसको शॉर्ट ट्रिक में हमने क्या बोला है? बाहर बोला है। बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोस गई कोरबा को अपनी राजधानी बनाई और वहीं पे कोषागार की स्थापना की। तो छुरी कोसगई को राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? बहारेंद्र शाह, है ना। और वहीं पे कोरबा में उन्होंने कोषागार की भी स्थापना की। उसके बाद देखते हैं भाई, कल्याण शाह, जिसको शॉर्ट ट्रिक में हमने कल्याण बोला है। देखते हैं, जो कल्याण शाह है उनके बारे में भी कुछ चीजें बोला गया है। मुगल बादशाह जहांगीर ने रतनपुर पर 1618 से 1619 के बीच में ना आक्रमण किया, जब इनकी शासनकाल थी ना। मुगल शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ रतनपुर क्षेत्र कहलाता था। देखो, मुगल शासन काल जो यहाँ पे अटैक किया ना, उस समय जो है रतनपुर जो है छत्तीसगढ़ जो है रतनपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। कल्याण शाह रतनपुरी कल्चुरी शासक थे, जहांगीर के समकालीन थे। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि कल्याण शाह जो है किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे, और उसी समय उन्होंने अटैक भी किया था वहां पे। गोपल्ला गीत के अनुसार कल्चुरी राजा कल्याण शाह को मुगल सम्राट जहांगीर के ने 8 वर्ष तक अपने दरबार में रखा था। ऐसा गोपल्ला गीत का वहां पे पता चलता है। बाबू रेवाराम के अनुसार कल्याण शाह ने अकबर के दरबार में 8 वर्ष तक सेवा की। बाबू रेवाराम के लेख से उनकी जो भी चीजें है उनसे पता चलता है कि कल्याण शाह ने अकबर के दरबार में 8 वर्ष तक सेवा की थी। आगे देखते हैं, तुजुक ए जहांगीरी, जो जहांगीर की क्या है? आत्मकथा है। इसमें कल्चुरी शासकों का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार कल्याण शाह 8 वर्षों तक मुगल शासक जहांगीर के दरबार में था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तखत सिंह, ठीक है, तखत सिंह, जिनको हमने शॉर्ट ट्रिक में क्या बोला है? तखत बोला है, ठीक है। तखतपुर की स्थापना किए थे। इनके बारे में ये बस बोला गया है कि इन्होंने तखतपुर की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, हमें जो जानकारी मिलता है वो राज सिंह के बारे में, है ना, जिसको शॉर्ट ट्रिक में हमने क्या बोला है? राज बोला है। राज सिंह के बारे में क्या क्या बोला गया है? गोपाल मिश्र इनके दरबारी कवि थे। कई बार पूछा जाता है कि गोपाल मिश्र किन कल्चुरी शासक के दरबारी कवि थे? तो राज सिंह के। और गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा की रचना जो है 1689 में किया, जिस समय संवत क्या चल रहा था? 1746 चल रहा था। में राज सिंह के शासनकाल में गोपाल मिश्र ने की थी। किसकी? खूब तमाशा की रचना की थी। राज सिंह दे ने रतनपुर में बादल महल का निर्माण कराया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज सिंह के कुछ रतनपुर में कुछ निर्माण कराया था क्या? बिल्कुल कराया था। तो रतनपुर में जो बादल महल है उसका निर्माण राज सिंह के द्वारा कराया गया। अब देखते हैं रघुनाथ सिंह, जिसको शॉर्ट ट्रिक में रघु बोला गया है। रघुनाथ सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इनका कार्यकाल जो है
1732 से 1745 तक चला। ठीक है, अब देखते हैं अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन थे। अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक के बारे में पूछा जाए तो याद रखना, अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक जो है रघुनाथ सिंह थे। 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर नागपुर के रघुजी प्रथम जो भोसला शासक थे के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। जब इनकी शासनकाल चल रही थी, इनकी शासनकाल देखो, इनकी शासन याद रखना, इनकी शासनकाल जो है 1732 से लेकर के 1745 है। इस बीच 1741 में जो भोसला शासक थे रघुजी प्रथम के सेनापति थे भास्कर पंत ने यहाँ पे अटैक कर दिया। तो ये जो रघुनाथ सिंह है भास्कर पंत से लड़ाई वड़ाई नहीं की, वो सीधे क्या कर दिए, आत्मसमर्पण कर दिए। भाई मैं हार गया करके, मैं लड़ाई वड़ाई नहीं करूंगा और मैं हार गया। देखो है ना, हार गए और आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये जो है रघुनाथ सिंह को रतनपुर गृह का अंतिम जीवित सदस्य माना जाता है। देखिए ये अंतिम शासक थे और साथ ही ये अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक भी थे। ठीक है, दो चीजें हैं। अंतिम कलचुरी शासक क्यों थे भाई, अटैक करने से पहले वो स्वतंत्र शासक थे, फिर उन्होंने अटैक किया 1741 में अटैक किया। ठीक है, वो जो है भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर प्रथम ने, तब वो उनके अंडर आ गए क्योंकि लड़ाई वड़ाई नहीं की वो। तो अंतिम जीवित शासक के बारे में पूछा जाए तो भी आप लोग क्या बोलेंगे, रघुनाथ सिंह। चलिए विविध पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। महमूद खिलजी ने सन 1440 से 41 के मध्य रतनपुर पर आक्रमण किया था। एक पॉइंट है। कमल राज ने उत्कल पर आक्रमण किया था। पूछा जा सकता है कि कमल राज ने कहीं पर आक्रमण किया था क्या, तो याद रखना कमल राज जो है अपने शासन काल के दौरान उत्कल पर आक्रमण किए थे। कलचुरी काल में इस राज्य छत्तीसगढ़ में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसका प्रमाण रतनपुर में स्थित सती चौरा है। देखिए रतनपुर में सती चौरा है, जो किस बात की साक्ष्य है कि भाई यहाँ पे कभी सती प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अकाल देव रतनपुर के कलचुरी शासक पीटू का अनुज था। पीटू का भाई था, पृथ्वीदेव द्वितीय का भाई था कौन, अकाल देव ने अकालपुर नगर बसा दिया, स्थापित किया, नामक नगर स्थापित किया, है वंशी के नाम पे सत्ता। और इन्होंने चलो ठीक है अकालपुर नगर बसा दिया, और अकालपुर नगर बसाने के साथ साथ उसने फिर से है वंशी कलचुरी वंश के नाम से सत्ता संचालित किया। किंतु इस टाइम तक ना भोसला शासक ने इस वंश का जो है अंत कर दिया। आगे देखते हैं। शिवरी नारायण से कलचुरी शासक R2 और J2 दोनों के अभिलेख प्राप्त हुए। R2 मतलब रत्नदेव द्वितीय और J2 मतलब जाजलदेव द्वितीय के महत्वपूर्ण क्या है, अभिलेख वगैरह मिले हैं। आगे देखते हैं। बिलासपुर कोनी शिलालेख के अनुसार पृथ्वीदेव तृतीय ने सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम देव को सलोनी ग्राम दान में दिया था। कुछ अच्छा काम किए होंगे, इसलिए पीतरी ने पुरुषोत्तम देव को सलोनी ग्राम जो है दान में दे दिया है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य है, ऐसा बोल सकता है तो भाई नकपुरा जो है, देवर बीजा है और गंडई है, ये कलचुरी कालीन मंदिर स्थापत्य है। क्वेश्चन आया था तो इसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिए। आगे देखिए। कोसगई किले में कलचुरी शासक बहारेंद्र शाह का शिलालेख प्राप्त है। मैं बता दूं, और छुरी कोसगई को कलचुरी कालीन राजधानी बनाने का काम किसने किया था, बहारेंद्र शाह ने किया था।
आगे देखते हैं। रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में क्या था? गज शार्दुल, सिंह तथा मानवाकृति बनी हुई थी। रत्नदेव के कलचुरी शासक, सॉरी, रतनपुर के कलचुरी शासक कौन थे? रत्नपुर के सिक्कों में गज शार्दुल, सिंह तथा मानवाकृति बनी होती है। आगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। कलचुरी शासक, ठीक है, और उनका शिलालेख, ताम्र लेख प्राप्ति स्थल। देखो, पहले हम लोग देखेंगे P1 के बारे में कोई जो शिलालेख है, ताम्रलेख कहाँ से मिला है? अमोदा से। फिर हम लोग देखते हैं गोपाल देव के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? पुजारी पाली। ठीक है, देखो उनके बारे में या तो शिलालेख मिला है या ताम्रलेख, या कुछ कुछ जानकारियां कुछ स्थलों से मिला है उनके बारे में। देखो, अब देखते हैं हम लोग प्रताप मल, इनके बारे में जानकारी जो है वो बलोगढ़ से मिलता है। फिर हम लोग देखते हैं बहारेंद्र साय, इनके बारे में जानकारी जो है वो कोसगई से मिलता है। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं रघुजी प्रथम भोसला शासक ने रघुनाथ सिंह कलचुरी शासक को अपदस्थ किया था। कब किया था? 1745 में। आगे देखते हैं भाई, जो कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था क्या क्या था व्यवस्था में? छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। ऑब्वियस सी बात है, राजा का बेटा राजा बनता था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं। आगे देखिए, प्रशासन में राजाओं को अमात्य मतलब मंत्री की सहायता प्राप्त थी। मतलब अगर प्रशासन का संचालन करना होता था, कुछ सलाह मशविरा करना होता था, तो अमात्य हुआ करते थे। अमात्य मतलब मंत्री, वो उसको सलाह दिया करते थे राजाओं को। ठीक है, गांव के प्रशासन प्रमुख को गौटिया कहा जाता था। ठीक है, गांव का जो प्रशासन प्रमुख था उनको गौटिया कहा जाता था। और ये मराठा काल में भी इनको गौटिया ही बोला जाता था। गांव का जो प्रशासन प्रमुख था वो कलचुरी काल में भी गौटिया कहलाया और मराठा काल में भी गौटिया कहलाया। आगे देखते हैं, राज्य गणों में विभाजित था। जो राज्य था उनको हम लोग गणों में विभाजित करते थे, तथा प्रत्येक गण में 84 ग्राम होते थे। राज्य छोटे छोटे गणों में मतलब राज्य को गणों में विभाजित किया गया था, और एक गण में 84 ग्राम होते थे। प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलचुरी कालीन व्यवस्था में जो अमात्य मंडल के सदस्यों का क्या काम था? तो प्रशासन के विभागों का इनको दायित्व मिला हुआ था। कलचुरी शासकों ने स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था गठित की थी। कलचुरी शासकों ने स्थानीय व्यवस्था हेतु पंचकुल नामक संस्था की स्थापना किया था। इस संस्था में 5 से 10 सदस्य होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? महत्तर कहा जाता था, है ना। और सदस्य प्रमुख को महत्तम। देखो, सदस्यों को महत्तर और उन सदस्यों के प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। आगे देखते हैं कि कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक इकाई क्या थी और प्रमुख कौन थे? देखो, प्रशासनिक इकाई में देखेंगे तो राष्ट्र, और इसका प्रमुख था हमारा राजा। विषय का प्रमुख क्या था? विषयपति। फिर हम लोग देखेंगे देश या जनपद प्रशासनिक इकाई था, है ना, और उसका महामंडलेश्वर। फिर देखते थे मंडल, उसका कौन था? मांडलिक। फिर यहाँ पे देखो गढ़, है ना, और 7 बरहों का समूह। एक गढ़ में कितने थे? 7 बरहा थे। ठीक है, 7 बरहों का समूह था, और इनका जो प्रमुख था वो क्या था? दीवान था। फिर देखिए, ठीक है, यहाँ पे बरहा, ठीक है, और एक बरहा में कितने ग्राम थे? 12 ग्राम थे। इसीलिए देखो, एक गढ़ में कितना आया था? 84 आया था ना। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो 84 12 ग्रामों का समूह था, और इसका मुखिया कौन था? दाऊ। और ग्राम एक प्रशासनिक इकाई था,
जिसका प्रमुख कौन था? गौठिया। आगे देखते हैं हम लोग। कलचुरी कालीन अधिकारीगण, ठीक है, इसमें देखेंगे महामंत्री, सर्व प्रमुख अधिकारी। महामंत्री जो था वो सर्व प्रमुख अधिकारी था, जो राजा का प्रशासनिक सलाहकार भी होता था। दूसरे जो हैं वो क्या हैं? दूसरे जो हैं महाध्यक्ष थे, ठीक है, जो सचिवालय प्रमुख थे। जो क्या थे? सचिवालय प्रमुख थे, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड जो है हमारा महाप्रतिहार, है ना, जो संचार विभाग का प्रमुख था। कौन से विभाग का? संचार विभाग का। आगे हम लोग देखते हैं तो महाप्रमाद, ठीक है, कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी का प्रमुख था। कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी का प्रमुख था। और कलचुरी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी, जो भूमि लगान निश्चित करता था। आगे देखेंगे सोलकिक, ठीक है, और इनका काम था कर संग्रहण अधिकारी। ये क्या थे? कर संग्रहण अधिकारी थे। आगे हम लोग देखते हैं, और एक था यहाँ पे, ये सब चीजें याद करना पड़ेगा। पूर्व प्रधान, और ये नगर प्रमुख अधिकारी थे। फिर आता है ग्रामकूट, ये ग्राम प्रमुख अधिकारी थे। उसके बाद आता है महासंधि विग्रह, ये विदेश विभाग के प्रमुख थे। उसके बाद है महाकोटपाल। महाकोटपाल जो है ये दुर्ग या किले की रक्षा करने वाले अधिकारी थे। 10वें नंबर में आपने दिया है महाधर्मकारणिक या महापुरोहित। नाम से ही पता चल रहा है ये धार्मिक विभाग का प्रमुख था, धर्म विभाग वाला। उसके बाद आते हैं गामागमिक, जो यातायात से संबंधित थे। महाबलाधिकृत, ये मुख्य सेनापति थे। कितने अधिकारी उस समय हुआ करते थे देखिए। दांडिक, जो न्याय व्यवस्था देखते थे, नाम से ही पता चल रहा है। महाच पटलिक, जो राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी थे। आगे देखते हैं, कुछ कुछ चीजें हैं भाई, देखिए। कलचुरी कालीन हम लोग थोड़ा सा गण व्यवस्था देख लेते हैं, है ना, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। कलचुरी शासक कल्याण साय ने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधार कर गण व्यवस्था की शुरुआत की। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कल्याण साय का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो गण व्यवस्था इन्होंने स्थापित किया, और छत्तीसगढ़ को प्रदेश को छत्तीसगढ़ों में विभाजित किया। और इस गढ़ का प्रमुख कौन था? इस गढ़ का प्रमुख जो है दीवान हुआ करते थे। प्रत्येक गढ़ के अधीन 7 बरहा था, और बरहा का प्रमुख क्या था? दाऊ था। तथा प्रत्येक बरहा में 12 ग्राम थे। तो टोटल एक गढ़ में क्या था? 84 जो है गांव आते थे। और टोटल गढ़ कितने थे? 36 गढ़ था। तो गांव की संख्या आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ था, और वहां पे आप इंटू करेंगे किसका? 84 का। तो टोटल कितने ग्राम? अगर यहाँ पे ऐसा बोलेंगे तो आप इन दोनों को इंटू कर लेना, जो भी वैल्यू आएगा वो उतना गांव का नंबर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक ब्रिटिश अधिकारी थे चिस्म, ने जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ के 36 किलों की खोज की, ठीक है, 36 किलों की खोज की, तथा छत्तीसगढ़ के नाम का आधार बताया। भाई छत्तीसगढ़ क्या है? क्योंकि यहाँ पे 6 किले होते थे, है ना। तो छत्तीसगढ़ में देखिए 18 गढ़ और 18 गढ़ दो अलग अलग हैं। ये जो 18 गढ़ थे शिवनाथ नदी के उत्तर में थे, और जो 18 गढ़ थे वो शिवनाथ नदी के दक्षिण में थे, ठीक है। ये जो शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित गढ़ थे रायपुर शासकों के अधीन थे,
और शिवनाथ के उत्तर में जो गढ़ थे वो रतनपुर शासकों के अधीन थे। अब यहाँ पे आप लोग देख लेंगे 18 गढ़ जो शिवनाथ के उत्तर में है ना, रतनपुर वाले, यहाँ पे मैं बता दिया हूँ नाम वगैरह, आप याद कर लेंगे। उसके बाद जो 18 गढ़ है शिवनाथ नदी के दक्षिण में जो रायपुर के अंदर आता है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है, छत्तीसगढ़ का जो मध्यकालीन इतिहास है बहुत बड़ा है ना। इसका और एक वीडियो में अपलोड करूंगा। देख लेते हैं रायपुर कलचुरी के बारे में कुछ और चीजें दिया गया है। शासक कौन थे? केशव देव को रायपुर कलचुरी शाखा शासक शासक केशव देव से रायपुर कलचुरी शाखा की वंश प्रारंभ होता है। मतलब जो रायपुर कलचुरी शाखा का प्रारंभ किससे होता है? तो केशव देव से होता है। ठीक है, मैंने रतनपुर वाला भी बता दिया है। आगे देखेंगे, रायपुर कलचुरी के प्रथम शासक कौन थे? रामचंद्र। जबकि अंतिम शासक कौन थे? अमर सिंह। तो इसलिए देखो राम अमर करके मैंने नोट किया। राम से स्टार्ट होता है रायपुर की कलचुरी वंश और अमर सिंह पे खत्म होता है। पूछा जा सकता है, रामचंद्र देव ने अपनी पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना किया भी और उनका नामकरण भी किया। हैहों की वंशावली का उल्लेख शिवरी नारायण के मंदिर शिलालेख में उल्लेखित है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासकों को महाराजकुमार राजा की उपाधि से संबोधित किया जाता था, है ना, ये एक संबोधन था। ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख नागपुर संग्रहालय में संरक्षित है। आगे देखते हैं, 1750 ईस्वी में मराठों ने रायपुर कलचुरी के अंतिम शासक अमर सिंह को तीन परगने कौन कौन से हैं? रायपुर, राजिम और पाटन के एवज में 7,000 वार्षिक भेंट लेकर शासन से अलग कर दिया। मतलब उन्होंने ये बोला कि मराठा शासक जो उन्होंने बोला कि भाई तुम 3 परगना देखोगे, कौन कौन सा? रायपुर, राजिम और पाटन, और यहाँ पे जितना भी आप लोगों को इनकम का सोर्स रहेगा वो आपको रखना है, लेकिन हम लोगों को 7,000 वार्षिक भेंट आपको देना पड़ेगा। रायपुर की कलचुरी शाखा के अन्य शासक कौन हैं? चामुंडा सिंह देव, मोहन सिंह देव, अमर सिंह देव और देवपाल। हो गया। आगे लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, देवपाल मोची खल्लारी से संबंधित हैं। पूछा जा सकता है कि देवपाल मोची का संबंध किससे है? तो खल्लारी से है। इस वीडियो में इतना ही, और छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित और एक वीडियो आएगा जिसमें मैं इस छत्तीसगढ़ के अन्य जो वंश हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।